स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और एफएचएल टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं लघु सचिवालय में, जहां पर कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव के लिए सत्येंद्र सिंह अपना नामांकन भरने आए हैं। और इसी कड़ी में यहां पर अनुराग ढांडा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। ढांडा साहब, कैसा चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? और आप फुल फ्लैश्ड इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? हल्के में भी आप गए हैं। देखिए, आप लोग जाते हैं गांव-गांव, माहौल तो आप बताएंगे। बाकी हमको तो पूरा विश्वास है, जहां जहां हमारे वॉलंटियर्स जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं जी। गांव में, हर एक व्यक्ति का ये रिस्पांस है कि हम तो त्रस्त हो गए, हम परेशान हो गए। हमको ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच में रहता हो, जिसका हाथ पकड़ के हम गांव में आते जाते रोक सकें, अपनी समस्या बता सकें। फ़ोन करें तो 24 घंटे फ़ोन उठ सके हमारा। ऐसा विधायक हमको चाहिए। हमको एनआरए नहीं चाहिए, हमको नॉन रेसिडेंट आदमपुरिया नहीं चाहिए, जो यहाँ रहता नहीं हो। जिसको कोई समस्या बतानी हो, गांव का मान लो स्कूल बंद हो रहा है, गांव में मान लो कोई समस्या है, गांव में सीवेज की प्रॉब्लम है, गांव में पानी की प्रॉब्लम, कुछ बताना हो मान लो विधायक को, तो अभी तक क्या करना पड़ता है? 10-12 हज़ार रुपए लगते हैं किसी आदमी के अपनी समस्या बताने को विधायक को। क्यों? कैसे? लो, गाड़ी पहले हायर करनी पड़ेगी, 5-7 आदमी गांव के लेके दिल्ली जाना पड़ेगा, उनका दिन भर का खर्चा, तब जाके आप कुलदीप बिश्नोई जी को अपनी समस्या बता पाते थे। अब तो और विकट समस्या हो गई। गांव के लोग माथे पे हाथ लगाए, मिला मेरे को एक बंदा गांव में, कहे जी कमाल हो गया, तो मेरा जीना दुभर हो गया। मैं क्या हो गया ऐसा? बोले जी अभी तक तो ये 10-12 हज़ार खर्चा होता था, कोई समस्या बतानी पड़ती थी। गलती से वो विधायक अगर ये भव्य बिश्नोई बन गया तो ये तो विदेश में जाना पड़ेगा, टिकट करानी पड़ेगी, वीजा कराना पड़ेगा। हमारे बस की नहीं, गांव में समस्याएं ऐसे कैसे रह जाएंगी। तो इस बार लोग बिल्कुल साफ मूड में हैं कि ऐसा लोकल विधायक चाहिए जो उनकी समस्या सुन सके। जब डॉक्टर समस्या सुनेगा तभी तो इलाज करेगा। अच्छा, ये तो समस्या सुनना ही दूभर था इनका। लेकिन भजनलाल परिवार, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कहते हैं ये भजनलाल जी का गढ़ है और यहाँ पे भजनलाल परिवार का सदस्य ही जीतेगा। और कुछ लोगों से भी ऐसी प्रतिक्रिया है कि हमें कैंडिडेट से कुछ नहीं लेना है, हम तो बस भजनलाल परिवार का कोई भी आदमी आ जाए उसको ही वोट डालेंगे। हाँ, कुछ लोगों से ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि कुछ ही वोट पड़ेंगे, कुछ ही वोट पड़ेंगे। मैं आपको इसके तो सिम्टम दिखने शुरू हो गए हैं। कैसे कि आप देख लीजिए, जब भी कुलदीप बिश्नोई जी को लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो अपने बेटे को आगे करते हैं। हिसार लोकसभा का उदाहरण आप ले लीजिए, उनको पता था वो चुनाव हार रहे हैं, भव्य को आगे कर दिया, उसकी जमानत जब्त हो गई। वो तो खुद उस समय तो वो विधायक थे। ओहो, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वो लोकसभा के भी तो कंटेंडर थे। जो लोग दो सामने लड़ रहे थे, उनको पता था कि लोकसभा लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, भव्य को आगे कर दिया। अच्छा, अब तो विधायक थे खुद, चलो उसकी छोड़ दो। अब क्या जरूरत पड़ गई थी पीछे? सारी बीजेपी में किसी नेता से आप पूछ लो, सब कह रहे थे जी कुलदीप बिश्नोई जी को लड़ाएंगे। वो तो कह रहे हैं हल्के की आवाज है, पूरी जनता कह रही है। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, ये तो आपको भी पता है। बीजेपी में किसी नेता से पूछ लो, सारी बीजेपी इस मामले में एकजुट थी कि कुलदीप बिश्नोई जी लड़ें, तभी मजबूत लड़ाई होगी हमारी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ने सर्वे करा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा लिया, कुलदीप बिश्नोई जी हार रहे थे इस सीट से। कुलदीप बिश्नोई जी ने सोचा ये तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, भव्य बिश्नोई जी को मोहरा बना के आगे कर दिया। वो चुनाव हारेंगे, जमानत जब्त होगी, कुलदीप जी कह देंगे वो तो मैं नहीं लड़ा था चुनाव, वरना तो कुछ और नतीजा होता। सभी विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आयातित उम्मीदवार है, पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे और अब आम आदमी पार्टी में। क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई अपना आम कार्यकर्ता जो पिछले 7 साल से 8 साल से लगे हुए थे, उनको टिकट नहीं दे सकते थे? देखो, आम आदमी पार्टी में जो भी आया, मतलब मैं तो कल परसों हम बात कर रहे थे, किसी सभा में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई ये तो इनके हिसाब से तो ये विरोधी क्या कहना चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी वालों को अगर सरकार बनानी है और अगर वोट जुटाने हैं तो क्या करें? मतलब हम अपनी अगली जनरेशन पैदा करते रहें और फिर एक दिन वोटर इतने हो जाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी। पार्टियां बदल के ही लोग जब एक पार्टी में एक विचारधारा के साथ आते हैं तभी सरकारें बनती हैं, तभी विधायक बनते हैं। उनको हमारी विचारधारा में कुछ अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए खींचे चले आ रहे हैं सारे लोग, सब लोग इधर आ रहे हैं। कल आपके कुछ पूर्व पदाधिकारी आदमपुर हल्के के जो पूर्व प्रभारी थे, अपना बाबूलाल शर्मा, उसके अलावा जो प्रवक्ता थे आदमपुर के आपके आम आदमी पार्टी के ही अमनदीप टांडी, और उनके साथ कई सारे अन्य समर्थक आपके जो पिछले 7-8 साल 10 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 7-8 उम्मीदवार कतार में थे जो पिछले 7-8-10 सालों से पार्टी के का झंडा बुलंद किए हुए थे और गांव-गांव में जाकर पार्टी का प्रचार कर रहे थे, और उनको ना टिकट देकर एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जो आम नहीं खास है। देखिए, समय के आधार पे तो टिकट नहीं दी जाती है। कोई कौन मतलब कब आया पार्टी में, इसके आधार पे टिकट दी जाए तो 2012 में जितने साथी जुड़े थे सारी टिकट उनको मिलनी चाहिए जी। पद का फैसला जो उसके हमारे संगठन के अंदर जो पद होता है उसका फैसला हम कार्यकर्ताओं की मर्जी से करते हैं, लेकिन इलाके में विधायक कौन होगा, चुनाव कौन लड़ेगा, इसका फैसला आदमपुर की जनता करती है। हमारे जितने भी मजबूत उम्मीदवार थे उन सबके नाम के साथ आदमपुर के लोगों से पूछा हमने, पंजाब में नहीं पूछा था हमने कहा सुनो मैं बता रहा हूँ, पंजाब में हमने पूछा जी कौन होना चाहिए सीएम, लोग बोले जी भगवंत मान होना चाहिए। जनता से पूछा ना,
हमने सीएम कैंडिडेट उनको घोषित कर दिया। पंजाब की जनता ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि भाई हमने ही कहा था सर्वे में, अब तो जिताना पड़ेगा। हमने आदमपुर की जनता से पूछा, जी बताओ इतने सारे मजबूत उम्मीदवार हैं हमारे, कौन होना चाहिए इनमें से आदमपुर में हमारा उम्मीदवार। उन्होंने सत्येंद्र सिंह का नाम लिया। अब ये आदमपुर के लोगों की जिन्होंने सर्वे में नाम लिया उनकी अपनी जिम्मेदारी बन गई, वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि सत्येंद्र सिंह जी विधायक बनने चाहिए। दो चार साथी, जो बहुत सारे साथी कॉम्पीट करते हैं किसी चीज के लिए, दो चार साथी नाराज होते हैं। वेस्ट जोन का हमारा संगठन पूरा भंग है, कोई पदाधिकारी है नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि तो दो चार साथी कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये भी देखते जाइएगा आप, ये 2-4 दिन में हमारे सारे साथी वापस आ जाएंगे। वो तो कांग्रेस बात कर चुके, कांग्रेस में जाने की तैयारी कर लो। मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, कोई भी साथी है, ये तो पुराने साथी तो कम से कम रहे हैं, 2-4 कार्यकर्ता ही है, लेकिन मैं आपको सुझाव देता हूं, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जयप्रकाश बताते हैं कि काफी हैवीवेट उम्मीदवार हैं और वो उतर गए हैं मैदान में। कांग्रेस उनको किस तरीके से उतारें तो सही, उतार रहे हैं, हो गया डिक्लेयर, तो वो प्रचार भी करने लगे। आज कोली गांव में नहीं प्रचार कर रहे हैं, पर बिना ही टिकट लिए कर रहे हैं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। किरण चौधरी जी का बयान सुना था आपने कल परसों? किरण चौधरी जी बोली कि हमसे तो पूछ के उम्मीदवार दे नहीं रहे, तो फिर हार उर का फैसला खुद ही कर ले। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये तो जो एक व्यक्ति विशेष है, मतलब खासतौर पे उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ ही था कि ये तो हुड्डा कांग्रेस हो गई है हरियाणा। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनकी आपस में ही नहीं बनती, आपस में लड़ रहे हैं, खुद ही हरवा देंगे अपने उम्मीदवार को, खुद ही खत्म कर देंगे। कांग्रेस के पता नहीं कितने नेता हमसे अप्रोच कर रहे हैं, कह जी एक बार उम्मीदवार आने दो, उसके बाद हम अपने आप देख लेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जयप्रकाश जी के बारे में गांव में जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता इन्होंने उधार ले रखी है कि दे रखी है, क्या कर रखा है। 2009 से जब से ये यहाँ से चुनाव लड़े थे उसके बाद से आए नहीं कभी यहाँ पे। लोग ढूंढ रहे हैं इनको, जयप्रकाश जी को। तो हमारे आप पुराने कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, जिन बाबूलाल गौड़ जी की आपने बात की, बाबूलाल गौड़ जी तो हमारे प्रत्याशी थे नहीं कभी भी। उन्होंने खुद मना कर दिया था कि मैं तो जी संगठन में काम करने का इच्छुक हूँ, मुझे नहीं लड़ना। हमारे भूपेंद्र बिश्नोई जी हैं, ये कंटेंडर थे, ये आज हमारे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं यहाँ पे। सारे मजबूत साथी जो भी थे, एक चीज समझने की, और ये हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाते हैं कि भाई 10 साथी लड़ेंगे, 2 पहलवान लड़ते जीतता तो एक है, 2 कैंडिडेट लड़ते हैं जीतता तो एक है, 10 अगर आवेदक हैं टिकट के लिए मिलेगी तो किसी एक को, लेकिन पार्टी के सिंबल के साथ, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ एक आम आदमी पार्टी का साथी मजबूती से खड़ा है। तो क्या कितने मार्जिन, जिस प्रकार से आप आश्वस्त दिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं, तो क्या वोटों का मार्जिन क्या रहेगा आपके हिसाब से? आप कितने हजार वोटों से जीतेंगे? देखिए, आश्वस्त हम नहीं है, आश्वस्त हो गई है आदमपुर की जनता। पहले उनको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, फिक्सिंग थी कि इधर कुलदीप बिश्नोई हैं, इधर कुआं और दूसरी तरफ खाई, क्योंकि दूसरी तरफ इंपोर्टेड कैंडिडेट होते थे। जान के कुलदीप बिश्नोई जी फिक्सिंग करके दूसरी पार्टियों से ऐसे कैंडिडेट लेते थे। आईएनएलडी से भी शायद करण चौटाला या अर्जुन चौटाला या सुनैना चौटाला का नाम सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई जी की सारी पार्टियों में फिक्सिंग चलती है। अब कैसे कैंडिडेट ले रहे हैं देखो, हमने पहले कैंडिडेट अनाउंस किया, उसके बाद बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस किया। अब आप नजर रखना कि कांग्रेस क्या करेगी और आईएनएलडी क्या करेगी। कांग्रेस तो जयप्रकाश को ला रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप नजर रखना। और आदमपुर के लोग भी देख रहे हैं, क्या ये ऐसा ढूंढ के उम्मीदवार ला रहे हैं जो आम आदमी पार्टी का वोट काटने का काम करेगा, या फिर ये अपना जो सही जिसका उम्मीदवार बनता है, जो बनता है उसको उम्मीदवार बना रहे हैं। आप देखिएगा, इनकी पूरी रणनीति ये होगी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी का वोट काट लो। एसवाईएल के स्टैंड, आपका क्या स्टैंड है कि आपके जो पंजाब की सरकार है, आपकी अपनी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, बम्पर बहुमत मिला है, वहाँ पर कह रहे हैं कि हम एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे, जबकि पानी पाकिस्तान में खराब जा रहा है। तो इस बारे में क्या आदमपुर की प्यासी जनता को, प्यासे खेतों को, अगर आदमपुर में आप आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है तो कुछ एसवाईएल के लिए प्रयास करेंगे यहाँ पर आप? अच्छा देखो, आपको भी ये बात पता है ना कि पाकिस्तान में पानी बेकार जा रहा है और हमें नहीं मिल रहा, पता है ना आपको ये बात? यही उस दिन यहाँ पे केजरीवाल जी कह के गए थे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हरियाणा और पंजाब दोनों को पानी मिलना चाहिए। मोदी जी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है क्या हरियाणा से? पाकिस्तान पानी जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि पंजाब सरकार हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। पाकिस्तान का पानी सरकार नहीं दे। पाकिस्तान का पानी रोकना है कि नहीं रोकना है, ये केंद्र सरकार का फैसला होगा, ये केंद्र सरकार को करना है। और दोनों राज्यों में पानी की अगर कमी है तो केंद्र, जब 2 बच्चे लड़ते हैं मान लीजिए, उनका समझौता कौन कराता है? उनके माता पिता कराते हैं ना। 2 स्टेट लड़ रहे हैं, आप उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे या केंद्र सरकार को बैठ करके उनका ये तय करना चाहिए कि पाकिस्तान का पानी रोक के हरियाणा को भी दे दें और पंजाब को भी दे दें? नहीं रोकेंगे। क्यों? मोदी जी का पाकिस्तान प्रेम ज्यादा है, हरियाणा उतना प्यारा नहीं है, पंजाब उतना प्यारा नहीं है। पाकिस्तान में जा रहा है हमारा सारा पानी बह के, तो इसमें उनको भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वो भी कह रहे हैं हमारे यहाँ पे जो ओवरफ्लो होता है, बाढ़ आ जाती है, पाकिस्तान भी ये कह रहा है। तो फिर इतने मेहरबानी क्यों कर रहे हैं मोदी जी पाकिस्तान पे? ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। अच्छा, ये भी कह गए अरविंद केजरीवाल जी कि भाई अगर आपके नहीं समझ में आ रहा, इतनी बड़ी सरकार, इतने संसाधन, आपके नहीं समझ में आ रहा कैसे सुलझेगा, तो मुझे चाय पे बुला लो, मैं 15 मिनट में समझा दूंगा। उसके लिए भी तैयार नहीं।
अपना दिमाग है नहीं, दूसरे का मानना नहीं। जो अभी तो आपने कैसे होगा? आपकी दिल्ली सरकार ने जो एक्साइज पॉलिसी वापस की, विड्रॉ किया, उसमें वहां पर विपक्षियों ने भी आरोप लगाया कि 1+1 स्कीम चली थी, दारू की गंगा बहा दी गई, मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास ठेके खोल दिए गए, गली गली वार्ड वार्ड ठेके खोल दिए गए। तो और फिर वापस उस आपने ये भी कहा, आपके पार्टी के पदाधिकारियों ने, मंत्री ने भी ये कहा कि ये पॉलिसी अच्छी है, इससे राजस्व बढ़ रहा है, बल्कि उल्टा राजस्व घट रहा था। फिर लेकिन आपने बैकफुट पे गए, आपने वापस क्यों नहीं ली? देखिए, वही पॉलिसी पंजाब में चल रही है, जी, करवा लेना। केंद्र सरकार अगर वापस करा सकती है तो करा ले। नहीं, हिम्मत है तो। पंजाब के भी पंजाब full state, मैं विपक्षी बताऊं। पार्टी कह रही है कि वो ये गलत है पॉलिसी, उन्होंने भी राज्यपाल। विपक्षी पार्टियां तो पहले क्या हाल कर रखा था पंजाब का, 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में छोड़ के गई हैं विपक्षी पार्टियां। वो कर्जा भी उतार रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बिजली भी फ्री कर दी। मैं कह रहा हूँ वही पॉलिसी जिसको आप दिल्ली में जिसके लिए निशाना साध रहे हैं, वही पंजाब में है और सही काम कर रही है। बिजली पैसा भी बढ़ रहा है। बात मत बदलो, एक बात। हाँ, बताइए। वही पॉलिसी काम कर रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अच्छा। हमने 3 लाख करोड़ में से 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी उतार दिया पंजाब में। इनके पेट में दर्द होता है जब लोगों के पास टैक्स का पैसा जाता है, जनता के पास जाता है। दिल्ली में भी हमने कोई पॉलिसी वापस नहीं ली। दिल्ली में भी इन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया कि नई पॉलिसी के तहत इनके ऑफिसर्स को डरा दिया, सीबीआई ईडी से टेंडर नहीं करने दिए। क्या होता वहां पे, ये गुजरात की तरह चाहते थे कि नकली शराब पी पी के वहां पे लोग मरे दिल्ली के गुजरात अंदर। में तो शुरू हमने से वो ही, होने नहीं आजादी दिया। से शुरू से ही वहाँ पे तो शराबबंदी है। गांधी लेकिन जी नकली का शराब से 70 लोग मरे थे वहां पे। मोदी जी ने उसकी कभी सीबीआई ईडी जांच नहीं कराई। क्यों नहीं कराते? क्योंकि इन्हीं के लोग चलाते हैं वहां पे। ये यही काम यहाँ पे दिल्ली में देखना चाहते थे कि ये जो लाइसेंस वाली शराब है इसको बंद कर दो, लोग नकली शराब पी के मरे और उसके बाद ये अपनी राजनीति करें। हमने होने नहीं दिया। हम दिल्ली वालों के साथ खड़े हैं एक एक चीज़ के लिए। एक भी आदमी के सेहत पे नुकसान नहीं होने देंगे। हमने कहा नहीं चलने दे रहे, ये पॉलिसी वापस लेके दूसरे वाली पुरानी चलेगी। लेकिन अनलाइसेंस शराब पिए लोग ऐसा नहीं होने देंगे, नकली शराब नहीं चलने। आप कह रहे हो कि आप बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि बिजली फ्री देने से, पानी फ्री देने से आदमी नकारा हो जाता है और वो काम नहीं करता है? आप कह रहे हो दिल्ली के लोग नकारा हैं, पंजाब के लोग नकारा मैं हैं। नकारा नहीं कर रहा हूँ। आदमी काम नहीं करेगा। अगर किसी मेरे को अगर फ्री देना शुरू कर दें आप, तो मुझे क्या काम करने की जरूरत है? भाई दिल्ली में हम 7-8 साल से फ्री दे रहे हैं सारी चीजें। जी, दिल्ली के लगातार जो बजट है, पहले 28,000 करोड़ होता था शीला दीक्षित जी के टाइम में, जी। आज 70,000 करोड़ से ज्यादा है। तो दिल्ली के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए तो बजट बढ़ गया ना, इसलिए रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तो आप कम से कम किसी भी एक पूरे स्टेट के लोगों के दिमाग के ऊपर सवाल मत उठाइए। किसी एक स्टेट के लोगों को ये मत कहिए। हरियाणा के लोग भी कुछ दिन रुक जाइए। गुजरात के लोग चाह रहे हैं उनकी बिजली तो फ्री होगी। गुजरात में आप सरकार बनाने जा रहे हैं? गुजरात में सरकार बन रही है 100%। मोदी जी की रैली देखिए, कुर्सियां खाली होती हैं, और अरविंद जी की रैलियां देखिए, ओवरफ्लो हो रही हैं वहां पे। तो गुजरात में भी लोगों को फ्री बिजली चाहिए। अभी आपके एक हरियाणा में मंत्री भी ने चाहिए। अभी आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, जो धर्म विरोधी कोई बयान दिया था ना हिंदू धर्म के खिलाफ, वो उसका क्या मैटर? ये सब प्रोपेगेंडा है। अरविंद जी ने गुजरात के अंदर क्या कहा? अरविंद जी ने गुजरात के अंदर कहा कि जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था उनका, जी, अरविंद जी का, और इन कंस की औलादों को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। वो तो प्रधानमंत्री पर भी कुछ अमर्यादित टिप्पणी भी कर देते हैं कई बार केजरीवाल कौन साहब। कर देते हैं? केजरीवाल साहब मीडिया आप में बताइए कौन सी टिप्पणी है? काफी सारी, फिर बाद में एक माफी बता भी मांगी दीजिए, है। एक बताइए। जो उन्होंने हाईलाइट अपना वहीं से ही लाइव कर दिया था, कौन सा? जो मुख्यमंत्रियों की सभा हो रही थी प्रधानमंत्री के साथ। हाँ। फिर बाद में केजरीवाल साहब ने माफी भी मांगी तो थी। क्या कि बोला हमने- उन्होंने? तो कुछ बोला नहीं, वो तो बैठे हुए थे वहां पे। तो वो प्रधानमंत्री जी को आपत्ति थी, उन्होंने कोई किसी लोगों की आवाज उठाई, लोगों का कोई मुद्दा बोला उस मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपने डेकोरम तोड़ दिया। तो लोगों की आवाज उठाना अगर डेकोरम तोड़ना है, तो वो तो पद की मर्यादा रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को अगर लोगों की आवाज उठाना मेरा पसंद नहीं है तो उनकी मीटिंग में नहीं उठाऊंगा, लेकिन लोगों के बीच उठाऊंगा, जनता के बीच उठाऊंगा, सारे मुद्दे जिस उठाऊंगा। हिसाब से कह रहे हैं कि 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ एक महागठबंधन बना था विपक्षियों का, और अब केजरीवाल जी उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल चाहते हैं कि वो खुद ही प्रधानमंत्री बने, तो इसमें क्या कहना है कि आप विपक्ष के साथ आएंगे या नहीं? देखिए, हमको ये गठबंधन समझ नहीं आता जी, ये जो गठबंधन होते हैं स्वार्थ के गठबंधन होते हैं। अब जैसे जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, वोट तो मांग के गए थे बीजेपी के खिलाफ किसानों से, जाके उनकी गोद में बैठ गए। किस लिए बैठ गए? कोई भला थोड़ी कर रहे हैं लोगों का, अपने पैसे के लिए बैठ गए। माल कमाना है बड़ा बड़ा, एक्साइज मेरे को दे दो, मेरे को ये डिपार्टमेंट दे दो, मेरे को ये डिपार्टमेंट दे दो, इसलिए गए। हमसे ये संगठन, हमसे ये गठबंधन वगैरह तो हमको मतलब समझ आम नहीं आदमी पार्टी कभी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और फुल फ्लेज्ड अपनी ही सरकार बनाने के हम लिए भारत के 130 करोड़ लोगों का गठबंधन तैयार करेंगे और देश को नंबर 1 बनाएंगे दुनिया के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, ये मिशन चल रहा है पूरे देश के जो अंदर। आपकी स्कूली शिक्षा का जो मॉडल था अभी, उसकी जो खबर रूपी जो विज्ञापन था वो न्यूयॉर्क टाइम्स और दुबई के खलीज टाइम्स में भी छपा था, जबकि कोई अगर बड़ी घटना भी होती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स या खलीज टाइम्स ऐसी कोई खबरें नहीं छापता है। तो उस बारे में क्या कहना है कि वो बिल्कुल एक ही पत्रकार के द्वारा लिखी गई भाषा और एक ही कलर, एक ही सब कुछ,
फ्रंट पेज पे छपा, तो ये विज्ञापन था या खबर देखो, थी? आप ऐसी बात मत करो, ये बीजेपी वाले तो अनपढ़ है, जी जी इनको नहीं पता कुछ, ये बीजेपी वाले अनपढ़ है। मैं आपको बता देता हूँ, जी न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी जी सपने लेके सोते हैं रोज की किसी दिन मेरी फोटो छप जाए, छपी नहीं इतने सालों में। जी। उनके ये पेट टाइम मैगजीन ने उनको वो मैं किया। बता रहा हूँ, जी मैं बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ, फिर हाँ। टाइम मैगजीन पे अलग जाएंगे। हाँ जी। अभी एक बात कर लेते हैं, ये बीजेपी वालों की तरह मत करो आप। मैं इनके- बीजेपी वालों की तरह नहीं इनके तो करता। समझ नहीं आती है। हम तो उनसे सुनो, भी ऐसे ही सवाल करते हैं जैसे ओहो, आपसे मैं करते कह रहा हूँ ये तो अनपढ़ है, इनके समझ नहीं आती। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कोई मान लो किसी चैनल ने खबर चलाई और दूसरे चैनल ने उसका वीडियो ले लिया, क्या लिखते हैं ऊपर? सौजन्य लिखते हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी, खलीज टाइम्स ने वो खबर वहां से उठा के अपने यहाँ छापी, पूरा पढ़ लिया, लेकिन अंग्रेजी में था शायद, इनके समझ नहीं आया, बीजेपी वालों के अनपढ़ है। नीचे लिखा हुआ था कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके। तो कोई विज्ञापन नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, बीजेपी वाले जो कह रहे थे विज्ञापन छुपा लिया विज्ञापन, तो बीजेपी के पास पैसे कम है क्या? हर शहर में इनके एसी ऑफिस हैं बड़े बड़े, इतना पैसा इनके पास, हजारों करोड़ रुपए इनके पार्टी के अकाउंट में है। ये छपवा लेते हैं अपने मोदी जी की फोटो अगर इनकी छपती है तो। लेकिन दिल्ली में सरकार आने से पहले से आपने भी कहा था कि शीला दीक्षित और जो भी जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए माननीय शीला जी, नहीं स्वर्गीय है। शीला दीक्षित जी अब हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है और कि इन भी सब लोग विषयों पे काफी चर्चा सारे करनी- मिनिस्टर्स थे मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों पे चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद। नॉमिनेशन का समय हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत चुनाव शुक्रिया। के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।